ब्रेक के बाद अगली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। नेपाल बालेंद्र शाह के नेतृत्व में देश में नई सरकार बनाने की ओर अग्रसर है और इस सिलसिले में तैयारियां भी तेज हो गई हैं। लेकिन इस सब के बीच एक जांच आयोग की रिपोर्ट से देश की राजनीति में भूचाल आ गया है। इस रिपोर्ट में पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृह मंत्री और पुलिस प्रमुख पर गंभीर आरोप हैं। वहीं जांच आयोग पर भी सवाल उठ रहे हैं। आइए आपको इस संबंध में पूरी खबर दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से हम बातचीत करेंगे। नेपाल में नए प्रधानमंत्री की शपथ से ठीक पहले एक जांच आयोग की रिपोर्ट ने राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। पिछले साल हुए आंदोलन के दौरान हिंसक घटनाओं की जांच के लिए गठित आयोग ने अपनी रिपोर्ट को अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की को सौंप दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक शुरुआती विरोध प्रदर्शन भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया पर प्रतिबंध को लेकर उपजे जनाक्रोश से प्रेरित थे, लेकिन बाद में आपराधिक तत्वों और लुटेरों की इस आंदोलन में घुसपैठ हो गई, जिसके बाद देश भर में व्यापक हिंसा का दौर शुरू हो गया। हालांकि रिपोर्ट आपराधिक समूहों की पहचान या उनके संभावित संबंधों को लेकर पूरी तरह मौन रही है। बहरहाल उच्च स्तरीय जांच आयोग की रिपोर्ट में पूर्व प्रधानमंत्री ओली, पूर्व गृह मंत्री और तत्कालीन पुलिस प्रमुख के खिलाफ आपराधिक जांच और मुकदमा चलाने की सिफारिश की गई है। गौरी बहादुर कार्की की अध्यक्षता वाले आयोग ने प्रदर्शनकारियों की मौत के मामले में लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना रवैये की ओर इशारा करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की। यदि आयोग की सिफारिशों के आधार पर मुकदमा चलता है तो दोषियों को 3 से 10 साल तक की सजा और अधिकतम 30,000 नेपाली रुपए का जुर्माना हो सकता है। हालांकि जेन जी हिंसा की जांच को लेकर आयोग की रिपोर्ट सवालों के घेरे में है। आयोग पर आरोप है कि उसने अपनी अधिकांश पड़ताल 8 सितंबर की घटनाओं तक ही सीमित रखा, जबकि प्रचंड हिंसा का दौर अगले 2 दिनों तक चला। आयोग पर 9 सितंबर को हुई व्यापक हिंसा और सरकारी संस्थाओं पर हमले की जांच अधूरी छोड़ने का भी आरोप लगा है। इसलिए संसद, सिंह दरबार, सर्वोच्च न्यायालय और प्रधानमंत्री आवास जैसे महत्वपूर्ण स्थलों पर हुए हमलों की गहन जांच न होने से आयोग की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन आयोग ने अपने दायरे का बचाव करते हुए कहा कि सीमित समय, मानव संसाधन और बजट के चलते 9 सितंबर को देशव्यापी हिंसा का सूक्ष्म विश्लेषण करना असंभव था। भले ही सितंबर 2025 में जेन जी आंदोलन का तत्कालिक कारण सोशल मीडिया पर प्रतिबंध रहा हो, लेकिन युवाओं के अंदर असंतोष काफी लंबे समय से उबाल मार रहा था। सोशल मीडिया के खिलाफ सरकार के फैसले से जेन जी का गुस्सा भड़क उठा। सड़कों पर उतरी जेन जी ने खुद को महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के आंदोलन से जोड़ लिया। हालांकि आंदोलन कुछ समय बाद शांत पड़ा, जिसके बाद सुशीला कार्की के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ। अंतरिम सरकार के मुखिया कार्की ने आंदोलन के व्यापक जांच का भरोसा देते हुए आयोग का गठन किया। नेपाल में 6 महीने के अंदर संसदीय चुनाव कराया गया, जिसमें महज 4 साल पुरानी पार्टी ने करीब 2/3 बहुमत के साथ एक नई इबारत लिख दी। 5 मार्च को हुए चुनाव में जेन जी के सबसे चहेते प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बालेन शाह ने वो कारनामा कर दिखाया जो नेपाल के इतिहास में अब तक नहीं हुआ था। बहरहाल नेपाल को बालेन शाह के रूप में 27 मार्च को प्रधानमंत्री के तौर पर ऐसा चेहरा मिलने जा रहा है जो अब तक का सबसे युवा और पसंदीदा चेहरा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। अशोक सज्जनहार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। अशोक जी, अगर नेपाल की हम बात करें तो बालेंद्र शाह को आरपीपी का पार्लियामेंट्री पार्टी का नेता चुन लिया गया है और बहुत संभावना है कि कल वो प्रधानमंत्री पद की शपथ भी ले लें। लेकिन इस सब के बीच जो ये जांच आयोग की रिपोर्ट को लेकर के वहां पर राजनीति गर्म हो गई है, क्या कुछ कहेंगे आप? जी, 2 बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे आपने उठाए हैं चंद्रशेखर जी, और इसमें सबसे पहला तो है जो ये इनकी जो बालेंद्र शाह की आरएसपी जो पार्टी है उसको 182 सीटें मिली हैं 275 में से, मतलब करीब 2/3 के बिल्कुल आसपास इसका आंकड़ा पहुंच गया है, केवल 3 कम है। तो एक तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जो जब से वहां पर डेमोक्रेसी आई है नेपाल में 2008 से, तब से हम देख रहे हैं जो भी किसी सरकार ने अपना पूरा काल नहीं किया है। किसी सरकार को किसी इलेक्शन में पूरा वो नहीं मिला है, मेजॉरिटी नहीं मिला है। यहाँ तक कि आप देखिए 2008 से लेकर 2025 तक 17 साल हुए, 17 साल में वहाँ पर 15 सरकारें गिरी हैं। मतलब हर एक का कार्यकाल करीब 1 साल से थोड़ा ऊपर था, क्योंकि वहाँ पर इतनी ज़्यादा इंस्टेबिलिटी थी। कोई भी किसी भी पार्टी को
पूरा बहुमत नहीं मिल पाता था। अब ये पहली बार हुआ है जो जब से ये वहां पर डेमोक्रेसी आई है, लोकतंत्र आया है, तो आपने देखा है 182 275 में से 2/3 के आसपास तो कम से कम ये स्टेबिलिटी रहेगी और 5 साल तक ये सरकार चलेगी। तो इसीलिए वहां पर चाहे वो पॉलिटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, स्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी है, वो सब रह पाएगी। और अगर भारत के संबंध में हम बात करना चाहते हैं तो भारत के साथ संबंध जो जैसे वहां पर नेता थे केपी शर्मा ओली जिनका झुकाव चीन की तरफ था, तो वो कम रहेगा और मैं समझता हूं जो अपने भारत के साथ संबंध और आगे बेहतर हो सकते हैं। दूसरी बात आपने कही, ये जो जांच आयोग की रिपोर्ट आई है और वो बहुत महत्वपूर्ण है जी। क्योंकि उसमें उन्होंने देखिए उस समय भी उंगली उठाई गई थी जो किस प्रकार से ये इतने जो 26 उन्होंने वो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स थे उनको बैन कर दिया था, क्योंकि इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से चाहे व्हाट्सएप हो, टिकटॉक हो, ट्विटर हो, एक्स हो, वगैरह वगैरह, इनसे बहुत सारे युवा वर्गों का वहां पर एक तो रोजगार चलता था, दूसरा उनकी कनेक्टिविटी चलती थी वहां पर क्योंकि बहुत जनसंख्या नेपाल की बाहर दूर दूसरे देशों में, चाहे यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में, वहां पर वो काम करती है, तो उनसे संबंध करने का ये था। और वहां पर उनकी जो अनएम्प्लॉयमेंट है, करप्शन है, इस सब के विरुद्ध, और एक जिसे कहा जाता था नेपो किड, जो भाई नेपोटिज्म, जो भी बच्चे हैं इनके बड़े बड़े नेताओं के, उनके तो जो रहने के रहन सहन है, जो उनका तरीका है, वो कहीं इनसे ऊपर है और उनको जैसे सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट हम कहते हैं भारत में भी, तो वैसा उनका सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट वहां पर था। तो उसके विरुद्ध वहां पर ये सब जेन जी का प्रदर्शन हुआ, परंतु उस जेन जी को बहुत ही जल्दी 7-8 तारीख सितंबर के दिन में बाहर के जो कुछ एलिमेंट्स थे, जो उपद्रवी एलिमेंट्स थे, उन्होंने इन्फिल्ट्रेट कर लिया और उसके विरुद्ध उन्होंने ये रिपोर्ट बताई है। जो वहां के उस समय के तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे, तत्कालीन जो गृह मंत्री थे और जो पुलिस चीफ थे, उन्होंने बिल्कुल ठीक वो काम नहीं कर पाए, उनकी बहुत नेग्लिजेंस थी और उनके विरुद्ध ये केस चलाया जाना चाहिए। आप बिल्कुल ठीक बता रहे हैं, वहां पर थोड़ी इसके ऊपर कंट्रोवर्सी आई है जी। परंतु इसका बचाव भी जांच आयोग ने करने का प्रयास किया है। अशोक जी, एक सवाल यहाँ पर और आता है कि जिस तरह से जेन जी के आंदोलन के कारण ये सरकार वहाँ पर आ रही है, बालेंद्र शाह के नेतृत्व में वहाँ पर सरकार बन रही है, चुनौतियाँ कितनी हैं? 5 साल की सरकार तो बन गई, लेकिन आकांक्षा जो लोगों की थी उसको देखते हुए कितनी चुनौतियाँ हैं बालेंद्र शाह के सामने? जी, चुनौतियां बहुत है। देखिए आजकल हम देख रहे हैं जो पूरे विश्व में कितना बदलाव हो रहा है, कितनी अनिश्चितता है, कितनी अस्थिरता है। यहां तक कि अब देखिए जैसे हम पहले बात कर रहे थे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, वहां से तेल आना बंद हो गया है। जो सारा तेल है नेपाल को, वो भारत से जाता है और भारत का जो तेल है करीब 87% हम और देशों से लेते हैं, उसमें करीब 40% हमारा ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, वो चाहे सऊदी अरेबिया से हो, कतार से हो, यूएई से हो, कुवैत वगैरह से हो, वहां से आता है। तो इसीलिए अगर हमारे पास कमी होगी तो नेपाल को हम देने के लिए हमारे पास वैसे ही कमी हो जाएगी। तो इसीलिए वहां पर बहुत ये अनिश्चितता का माहौल है, परंतु कम से कम देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है, जो किसी भी देश में शांति होनी चाहिए, किसी भी देश में स्थिरता होनी चाहिए, किसी भी देश में सिक्योरिटी होनी चाहिए, तो वो अगर ये 5 साल के लिए सरकार चल सकती है तो कम से कम जो बेस है, फाउंडेशन है, वो तो कम से कम आपको मिल गया है। और ये वाली जो सरकार है, ये युवा सरकार है, ये एक दूसरे चीन को भारत के विरुद्ध लड़ाने और भारत को चीन के विरुद्ध करने में मेरे विचार से इसका इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहेगा। आखिरी बात, बालेंद्र शाह जो है वो मधेश के हैं, वो तराई रीजन के हैं, भारत में पड़े हुए हैं। तो जो केपी शर्मा ओली अपनी जो पॉलिटिक्स करते थे, राजनीति करते थे, जो चीन की तरफ जाएंगे, वहां का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव करेंगे, कम से कम बालेंद्र शाह ये नहीं करेंगे। और भारत में प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले उनको ये बताया है जो हम आपके साथ मिलकर काम करने के लिए बिल्कुल ही तत्पर हैं और तैयार हैं। ठीक है सर,
बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर आपने अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा किया। इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और बड़ी और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।